हम इसको प्लॉट क्यों कहते हैं, वैसे बना हम टेबल रहे होते हैं। यहाँ पर जो है वो एक तो आपने जो भी आपको डेटा इंफॉर्मेशन गिवन होती है ना, द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमने सीखा हुआ है कि जैसा यूनिट्स होते हैं, देन उसके बाद टेंस होते हैं, देन उसके बाद हंड्रेड्स होते हैं, एंड देन आफ्टर दैट 1000 की बारी आती है। सो दीज आर द प्लेस वैल्यूज दे आर कोटिंग हियर, कि आपने अपने नंबर्स की जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है ना, उनकी प्लेस वैल्यू को नोटिस करना है, और फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपने उसको नोटिस करना स्टार्ट करना है। सो स्टेम एंड लीफ बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव वे में। Put the first digit of each piece of data in numerical order down the left hand side. आपने left hand side जी मैम स्क्रीन शेयर नहीं हुई। स्क्रीन शेयर हो रही? नो मैम। हो रही है मैम। हो रही है मैम। मैम स्टार्ट बताइए, समझ नहीं आई। कभी ऐसा होता है कि हम अगर 2 डिवाइसेस से भी लॉगिन हुए होते हैं ना, तो हमारे पास स्क्रीन शेयर नहीं हो रही होती, या एक मर्तबा आप इसको लीव आउट करके मीटिंग को रीजॉइन करें। मैम अब शो हो रही है। ठीक है। सो हम ये कर रहे थे कि हमारे पास जो भी न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन होगी ना, जो डेटा इंफॉर्मेशन होगी, उसको हमने अब उसकी प्रेजेंटेशन जो है ना वो हम सीख रहे हैं। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, ये हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है। सो द फर्स्ट मेथड टू प्रेजेंट द डेटा इज हियर स्टेम एंड लीफ प्लॉट। इसको हम बना तो टेबल रहे होते हैं, लेकिन नाम इसका हमने प्लॉट रखा। जी मैम नूरुलैन को भी ऐड कर लें, वो मीटिंग नहीं ज्वाइन हो रही इसकी। अच्छा ओके। L1F19 BSSE रोल नंबर बताइए। 017 017 73 73 है। Are you sure कि यही है उनका? ये तो F20 में किसी स्टूडेंट का आ रहा है। यस मैम, हो गई है ज्वाइन। 19 यहाँ लिखना था। ठीक है, मैम उसकी ज्वाइन नहीं हो रही थी, तो अब हो गई है। थैंक यू। वेलकम। सो सबसे पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दिखा रही हूँ। ये आप नंबर्स जो है ना अपने इनको थोड़ा कंसंट्रेशन देकर नोटिस करें। आपके पास ये नंबर्स जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई हुई है 27, 16, 34, देन 29 एंड सो ऑन। सो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन टेंस में है या हंड्रेड्स में है? टेंस में। टेंस में ये इंफॉर्मेशन है। सो आपने लेफ्ट साइड से, हमें उन्होंने बताया था कि आपने लेफ्ट साइड से अपने नंबर्स जो है उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना है। सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड वी नोटिस्ड, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करती हूँ ताकि हम इसको मैम रिपीट कर दें। जी मैं बताने लगी हूँ आपको। ये आपके पास डेटा इंफॉर्मेशन है, वो इंतजार कर रहे हैं कि आप उनको ऐड करें। नाम रोल नंबर बताइए। मैम लॉबी में 00 आई थिंक 67 हाँ या लॉबी में 57। मैंने अभी ऐड कर दिया है, कोई था यहाँ पर लॉबी में, मैंने ऐड कर दिया था। ओके मैम। मैम ये टॉपिक का नाम बताइएगा आज जो हम पढ़ रहे हैं। स्टेम एंड लीफ प्लॉट। ये देखिए स्टेम एंड लीफ प्लॉट। स्टेम एंड लीफ प्लॉट हमने स्टार्ट किया है। सो मेरे पास ये डेटा इंफॉर्मेशन है ना, उन्होंने हमें ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि इसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाइए। आपने फर्स्ट स्टेप इज, ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट रीडिंग द डेटा फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो लेफ्ट साइड से आपने नंबर्स को जो है वो रीड करना स्टार्ट करना है। 27, देन 16 है, 34 है, 29 है। सो मेरे तमाम के तमाम मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो टेंस में मौजूद है। स्टेम और लीफ का मतलब है कि आपने द लेफ्ट मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड द स्टेम। आपने स्टेम को इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपके पास ऑलमोस्ट जो है ना 4 और 5 स्टेम्स आपको जरूर मिल जाए। ये चीज आपको और ज्यादा क्लियर होगी जब मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेटा भी हैंडल करवाऊंगी। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो व्हाट शुड बी टेकन एज स्टेम?
लेफ्ट साइड से चेक करें आप, जो ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट है ना यहाँ पर टेंस में जो लिखा हुआ है, मुझे चाहिए कि मैं इसको स्टेम कंसीडर कर लूँ। मैं ये आपको खुद करके दिखाती हूँ पहले। यहाँ पर अगर मैं नोटिस करती हूँ, अपने नंबर्स के 2 पार्ट्स बना लेती हूँ और लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट साइड वाले पार्ट को मैं स्टेम कंसीडर करूँ, तो मेरे पास द स्मॉलेस्ट वन इज 1, देन 2, देन 3 है और फिर 4 है, और 4 के अलावा हमारे पास 5 भी है। सो दिस इज 3, 4 एंड 5। अब आप नोटिस करें कि 2 के साथ इसका लीव पिक करें, यानी 2 के साथ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन क्या क्या है। पहला नंबर अगर आप देखें तो वो 7 है, दूसरा अगर आप नंबर देखें तो वो 1 के साथ कनेक्टेड है और वो है 6। फिर थर्ड नंबर आप देखते हैं तो वो 3 के साथ कनेक्टेड है 4, तो मैं 3 के साथ यहाँ पर 4 मेंशन कर दूंगी। यहाँ पर 2 के साथ 9 कनेक्टेड है, तो मैं अगेन ये जो 2 वाली स्टेम थी ना, इसी का पार्ट कंप्लीट करूंगी और यहाँ पर 9 लिखूंगी। फिर 4 के साथ आप देखिए 8 मेंशनड है, और फिर 1 के साथ पहले तो 6 लिखा हुआ था, अब 1 के साथ 2 लिखा हुआ है। अब 3 के साथ 3 लिखा हुआ है, तो मैं 3 वाली स्टेम में यहाँ पर 3 को ऐड करूंगी। देन 2 है और 2 के साथ 0 लिखा हुआ है, तो हम 2 वाली स्टेम में एक और लीव ऐड कर देंगे 0। आप नोटिस करें कि मैं ये लीव्स ऐड कर रही हूँ। देन 18 इज मेंशनड हियर और इसका स्टेम 1 है और इसका लीव 8 है। सो आप देखते जाइए कि न्यूमेरिक इंफॉर्मेशन की लेफ्ट साइड को मैंने स्टेम कहा था और राइट साइड पे बाकी जो भी रह गया मैं उसको लीव कहती चली जा रही हूँ। और ये जो आपने लीव्स प्लेस करने हैं ना, इनके दरमियान कॉमा नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ स्पेस देनी है आपने। स्पेस देकर आप ये लीव्स सारे जो है वो यहाँ पर कनेक्ट अगर करते चले जाते हैं, देन 4 के साथ मैं यहाँ पर 2 लिखूंगी। 5 की बारी आती है तो यहाँ पर हम 1 मेंशन कर देंगे। 2 के साथ 7 कनेक्टेड है तो 2 के साथ हम 7, देन 3 के साथ 2 लिखा हुआ है तो 3 के साथ अगेन ये 2। यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। लाइन इज ड्रॉन बिटवीन के लेफ्ट साइड पर सब स्टेम्स हैं और यहाँ पर राइट साइड पर मैंने उन स्टेम्स के सारे लीव्स लिख दिए हुए हैं। सो अपेरेंटली आपको ये इतना बड़ा डेटा सिर्फ सिखाने के लिए, अभी इतना बड़े नंबर्स नहीं दिए हुए, स्मॉलर नंबर से स्टार्ट किए, तो हमारे पास डेटा थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव वे में और कंडेंस्ड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। हैव यू नोटिस्ड कि इस तरह से स्टेम्स लिखने से फर्स्ट स्टेप पे मेरे पास डेटा अरेंज हो गया कि 1 स्टेम से स्टार्ट हो रहा है और 5 स्टेम तक जा रहा है। तो ये पहला वाला कॉलम स्टेम्स का बनाने से इनिशियली मेरे पास डेटा अरेंज भी हो गया है। सो जब मैं ये लीव्स कंप्लीट कर दूंगी ना, तो फिर मैं लीव्स को भी अरेंज कर दूंगी। अब आप देखें कि यहाँ तक हमने कहाँ तक लिखा था, 32, देन 41, सो 4 के साथ मैं यहाँ पर 1 मेंशन कर दूंगी। सो ये मेरा स्टेम एंड लीफ प्लॉट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप 2 होगा उसमें आपने यहाँ पर की मेंशन करनी है। की का मतलब है कि आपने ये जो 3 स्टेम लिखी हुई है और इसके साथ 4, 3, 2 लीव्स अटैच कर दिए हैं, आपने इनको रीड आउट किस तरह से करना है। सो जिस तरह आप ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ कीज मेंशन करते हैं ना, उसी तरह बिल्कुल आपने यहाँ पर कीज को मेंशन करना है। सो कोई भी एक आप पिक कर लें, फॉर एग्जांपल दिस वन 3 के बाद इस तरह से कॉलम है, हमने लाइन ड्रॉ की हुई है। देन लेट्स से उसके बाद ये 4 लिखा हुआ है, तो इस नंबर को आप किस तरह से पढ़ेंगे बताइए, डेटा में देखकर बताइएगा। 34 exactly. Now if I have to erase this portion, अगर मैं ये वाला पोर्शन जो है ना अपने नंबर्स का, इसको यहाँ से इरेज भी कर देती हूँ, तो आपको इजीली यू कैन वेल कॉम्प्रिहेंड कि मेरे पास ये जो 2 और ये वर्टिकल लाइन है 7907, हाउ टू रीड आउट द नंबर्स। यानी अगर ये 2 है और ये यहाँ पर 0 है तो मैं इसको 20 पढ़ूंगी, और ये 2 है यहाँ 7 है तो मैं इसको 27 कहूंगी, and so on. If the 5 is here and 1 is here, so I can read it out as 51. तो सेकेंड पोर्शन में आपने क्या करना है कि ये 6, 2 और 8 है ना, इसको आपने अरेंज भी कर देना है। सो नेक्स्ट स्टेप में आई विल डू इट लाइक 2, 6, 8।
और फिर यहाँ पर आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को यूं पैरेंथेसिस में भी मेंशन कर देते हैं कि ये जो स्टेम है हमारे पास 1, इसके साथ 3 लीव्स अटैच्ड हैं और ये 3 आप यहाँ पर मेंशन कर दें। देन 2 है, 2 के लीव्स में सबसे पहले हम 0 मेंशन करेंगे, देन 7 है, एंड इफ द रिपीटिशन इज देयर तो आपने भी उसको रिपीटिशन में ही लिखना है, एंड 9 इज हियर। सो 4 लीव्स आर अटैच्ड विद 2 एंड सो ऑन। सो आप अगर नोटिस करें तो इस तरह से मेरे स्टेम्स भी अरेंज हो जाएंगे और मेरे लीव्स भी अरेंज हो जाएंगे। सो अगर मुझे ये कहा जाए कि आप डेटा में से मिनिमम और मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन को पिक करके बताएं इसी टेबल में से, तो वो फिर हमारे लिए मुश्किल नहीं रहता है। लेट्स से मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। आई विल नाउ मूव फॉरवर्ड टू द स्लाइड्स। ये देखिए, सो ये इन्होंने यहाँ पर अरेंज करके आपको बता दी है। सो इफ 2 is here, 7 is here, then again 7 is here, तो here is the 7 in the ones place. So ये हमें इंफॉर्मेशन होती है कि अगर मेरा my data information is like this, तो the leftmost part is the stem side और जो बाकी की साइड रह गई है वो यहाँ पर है। तो ये जो 7 है ना, ये वंस में आ रहा है, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यूनिट्स होते हैं या उनको वंस बोलते हैं, देन टेंस होते हैं, देन हंड्रेड्स होते हैं और देन थाउजेंड्स एंड सो ऑन। सो ये प्लेस वैल्यूज भी हमारी इस तरह से चलती जाती हैं। देन द की इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो एक और मैं आपको दिखाती हूँ, ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ यू कैन मेक स्टेम एंड लीफ प्लॉट फॉर दिस डेटा विद मी, ताकि आपको थोड़ा सा इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हो कि आपको समझ आ रही है या नहीं। मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ, ये मेरे साथ मैम जरा कीजिए। जी एंड में हमें पता करेगा कि क्या हुआ, सॉल्व क्या है क्या करें? इसका एंड पॉइंट का क्वेश्चन का, कि हमने एंड में कैसे पता लगेगा कि हमारा क्या सोल्यूशन हमने किया, क्या रिजल्ट क्या हम निकाला। ये आपको सिखाने के लिए ना उन्होंने बिल्कुल एक छोटे से फॉर्मेट में आपको डेटा इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक्चुअली मैं आपको अभी क्वेश्चन दिखाती हूँ। हमने ये किया है कि हमने डेटा को कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रेजेंट कर दिया है और वो खुद ब खुद अरेंज भी हो गए हैं। ठीक है, स्टेम और लीफ डिस्प्ले में एक तो वो अरेंज भी हो गए, फिर मुझे ये भी पता चल जाता है कि किस स्टेम के साथ मैक्सिमम लीव्स मौजूद हैं। फिर और मजीद क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको सारा जो है ना वो orderly बताती जाती हूँ। So stems are here and leaves are here. अब आप मुझे बताइए कि आप which part will you select as stem from the leftmost? और ये digits मेरे 2 numbers के हैं। Very good. The smallest number is 7. ठीक हो गया? 8, 9. Very good. And 7 के leaves आपको क्या मिले हैं यहाँ से? 5, 9. ठीक है, पहले 8 की बारी है तो मैं यहाँ पर 6 इसके साथ लिख देती हूँ, देन 8 है 3 इसके साथ लिख देते हैं, देन 9 है 1, देन 4 and 4. 4 मैम 7 के साथ 9 और फिर ये 8 के साथ अगेन 6 मिल गया। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि वंस, अब इसको इसके स्टेप के बाद तो आप अरेंज कर देंगे ना, इसको अरेंज भी आप कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो आपका टेबल बना है स्टेम एंड लीफ, इसको आप वंस एंटी क्लॉकवाइज इसको टर्न कर दें, घुमा दें इसको, तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर 7 यहाँ पर आ जाएगा, 8 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है। सो मेरे पास यहाँ पर 1 ऑब्जर्वेशन एंड 2 ऑब्जर्वेशन। 8 के लिए मेरे यहाँ पास यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। फिर देन 9 के लिए अगर मैं देखूं तो 1 2 एंड 3। और अगर आप नोटिस करें तो फ्रॉम द हाइट यू कैन वेरी वेल इमेजिन, एट अ ग्लैंस वी कैन हैव एन आइडिया कि मेरे पास 8 जो स्टेम है ना उसके मैक्सिमम लीव्स मेरे पास डेटा में मौजूद हैं। सो ये एक विजुअली आपको ग्राफिकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाती है अलोंग विद द टेबल, जो कि आप अरेंज फॉर्मेट में आप टेबल भी मेंशन करते हैं। इसीलिए हम अपने इस टॉपिक को हमेशा स्टेम एंड लीफ प्लॉट कहते हैं। इसको कहीं पर भी लिटरेचर में टेबल नहीं मेंशन किया होता, ऑल्दो के पहले हम इसका टेबल फायदा क्या है? डेटा को इस तरह कॉम्प्लिकेट करने का फायदा क्या है? डेटा कॉम्प्लिकेट नहीं हो रहा, इस तरह से तो डेटा सिंप्लीफाई हो जाता है। कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? समझ बिल्कुल नहीं आई आपने क्या कराया। आप समझने की थोड़ी कोशिश करें तो आपको जरूर समझ आएगी।
मैम पर्पल नहीं समझ आ रहा ना, फिर इसको समझे कि है क्या ये। आपको ये वैल्यूज नजर आ रही हैं, ये देखिए ये वाली वैल्यूज। इन वैल्यूज को देखते साथ आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हो रहा। डेटा में मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, डेटा में मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, और फिर किस जो ग्रुप में है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा मौजूद हैं। हम कुछ भी यहाँ से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सो एक्चुअली द टेबल जो है, टेबल शोज द टाइम्स इन सेकंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सेकंड्स फॉर द वुमेन्स 500 मीटर स्पीड स्केटिंग कंपटीशन इन 2002 विंटर ओलंपिक्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इंफॉर्मेशन का हमने स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाना है, तो फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड आप अगर सिर्फ यहाँ पर 7 को पिक करते हैं स्टेम्स के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि एक ही स्टेम के सारे लीव्स बन जाएंगे। क्या मैं सिर्फ 7 को एज अ स्टेम चूज कर सकती हूँ? यस मैम। हाउ मेनी No. स्टेम्स विल आई गेट? तो मेरे पास कितनी मैं स्टेम्स मिलती हैं? इफ द आंसर इज इन यस ना, कि ठीक है हम 7 को स्टेम ले लें। मैम सिर्फ एक ही बनेगी फिर। देन एग्जैक्टली। यस मैम, बनेगी। 7। फिर उस एक स्टेम के साथ सबके सब लीव्स इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो डेटा इस तरह से भी लिखा हुआ है। सो आप लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट को इंक्लूड कर लें। जब आप लेफ्ट साइड से सेकंड डिजिट को इंक्लूड करते हैं ना, तो फिर आप चूज करेंगे कि अब आपने जो है वो स्टेम क्या सेलेक्ट करना है। सो अगर मैं सेकंड डिजिट यानी 74 को पिक कर लेती हूँ, अब देखिए कि आपको कितने स्टेम्स मिलेंगे। 2 स्टेम मिलेंगे। 74 ये तो पहला स्टेम हो गया, इसके अलावा 75 भी हो सकता है। 5 मिनट 75, 76 76 76, 78 77, 79 तक है। 78, 79। वेरी गुड। सो अब मैं जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम स्टेम सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें उसके साथ हम उसके लीव्स जो है ना वो अटैच करते चले जाएंगे। सो अब आप देखिए कि ये स्टेम्स हैं हमारे पास और लीव्स हम मेंशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपने इस डायग्राम है ना, क्योंकि ये तो इसमें हम कॉमा और डेसिमल को प्लेस नहीं कर सकते हैं, सो देन यू नीड टू मेंशन अ की हियर। यहाँ पर आपको की मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। So if the stem, the first मैम part की is का फायदा written क्या here. होगा? की का फायदा ये कि अगर आपके पास डेटा ऑब्जर्वेशन अब नहीं है, उसको आपने यहाँ पर डायग्राम फॉर्मेट में मेंशन कर दिया है, तो आपको डेटा को रीड करना तो आना चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ इस तरह से, This is your stem and leaf, the starting of your stem and leaf plot. मैं यहाँ से डेटा इरेज कर देती हूँ क्योंकि आपने डायग्रामेटिकली इसको शो कर दिया हुआ है। हम इसको एनालाइज, अगर ये कंप्लीट हो जाता है ना तो इसको एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन से अगर मैं इस की को भी इरेज कर दूं तो आप वैल्यूज को पढ़ सकेंगे कि वैल्यूज को पढ़ना किस तरह से है। यानी व्हाट डज इट मीन इफ 74 is here and 75 and 94 is here? Maybe I can just यस read it as 7475। हालांकि एक्चुअली मेरे डेटा में ये ऑब्जर्वेशंस नहीं थी, और मे बी मैं इसको इस तरह से रीड कर सकती हूँ 74 लेकिन एक्चुअली डेटा में। सो द प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट या जो भी आपका इस तरह से इंफॉर्मेशन है उसको हम इजीली रीड आउट कर सकते हैं। सो along with this information I can easily guess कि ये 74.75 है और ये लेकिन मैम 74.94 है। मैम 74 के मैम बाद आपने जो अगर पिछला 75 क्वेश्चन है करवाया, आपने जो पिछला क्वेश्चन करवाया था उसमें की में आपने 7 और मतलब 4 और 5 लिखा, तो 45 हम पढ़ रहे थे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे पॉइंट ऐड होना है कि नहीं होना? ये तो वो हमने की हम की है। की इसीलिए बनाई हुई है ना हम लोगों ने, की को तो मैम इसीलिए हमने मेंशन। मैम की ही बात कर रही हूँ ना मैम। ये तो फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं ना, जैसे आपने अभी कहा 7475। तो अगर की मेरे पास नहीं लिखी होगी ना तो फिर मैं इस तरह से कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप पहुँचते हैं एंड दिस इज योर इंफॉर्मेशन, ये मेरे पास डेटा इंफॉर्मेशन है। एक और स्टेम एंड लीफ प्लॉट देखें, अगर आप इसको यहाँ पर लेकर आते हैं, सेकेंड,
अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आती हूँ, ये देखिए, और ये अगेन ये वही पेज पेस्ट हो गया। मैम ये की तो ऑलरेडी मेंशन होगी ना क्वेश्चन में, तो इसके फिर तो बगैर सब लेकिन की तो मेंशन होगी। अब आप ये वाला पेज देख रहे हैं, यहाँ पर की तो मेंशन है, लेकिन हमारे पास डेटा ऑब्जर्वेशन है ही नहीं है। मेरे पास कहीं पर भी डेटा ऑब्जर्वेशन मौजूद नहीं है। सो अगर मैं इसको पढ़ूं तो मे बी मैं इसको 4.0 रीड कर जाऊं, मैं इसको 4.5 रीड कर जाऊं, अगर ये की मेंशन नहीं होती है। लेकिन जब आप की को नोटिस करेंगे तो की में आपको 4 और ये जो लाइन है दैट मीन्स कि द फर्स्ट पार्ट इज योर स्टेम। लाइन से जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट होता है वो स्टेम होता है, और लाइन से राइट वाला पार्ट सारा लीव्स होते हैं। सो विदाउट दिस की अगर आपको डायरेक्टली ये सिर्फ प्लॉट दे दिया जाता है तो आप उसको रीड आउट नहीं कर सकते हैं। तो वैल्यूज को रीड आउट करना, वैल्यूज को, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये प्लॉट दिखाती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि पिक द मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, जो लार्जर ऑब्जर्वेशन है वो आप यहाँ से पिक करें, तो आप उसको इस की के बगैर नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आई कैन से दैट द क्वेश्चन में की मेंशन होगी। अगर तो उन्होंने आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट स्केच करने के लिए खुद दिया है तो फिर की आप लोग लिखेंगे, और अगर आपको उन्होंने स्टेम एंड लीफ प्लॉट प्रोवाइड कर दिया है और उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन पिक करें, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन पिक करें, सो इफ द की इज मेंशन्ड अलोंग तो तब आप उस इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ठीक, इसके 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। मैम जैसे अगर इधर आइडेंटिकल वैल्यूज भी आ जाती है ना, जैसे 0 2 टाइम्स है, 1 2 टाइम्स है, तो 74 जैसे आपने एग्जांपल करवाई 74.75, तो इसी तरह उसके अलावा भी 74 पॉइंट समथिंग दूसरी भी वैल्यूज हैं। तो हम कीज में फर्स्ट वैल्यू जैसे 74.75 आपने लिखा है, तो हम बकाया जो 74 पॉइंट समथिंग जो भी वैल्यूज हैं वो क्यों नहीं लिखते कीज वो तो आपने सिर्फ एक पैटर्न मेंशन करना होता है ना। वो पैटर्न मेंशन करने के लिए तो सिर्फ आप एक ही ऑब्जर्वेशन से पैटर्न को मेंशन कर सकते हैं। आपने सिर्फ पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है ना। पैटर्न की जस्ट हमें वो बताती है कि किस पैटर्न का है। एग्जैक्टली आपकी डेटा की ऑब्जर्वेशंस किस पैटर्न में थी, यानी कि अगर यहाँ पर की नहीं लिखी हुई होती है तो आप मुझे खुद बताएं कि आप इसको किस तरह से रीड करेंगे। हो सकता है मैं इसको 8.3 रीड कर जाऊं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इफ द की इज नॉट मेंशन्ड अलोंग। लेकिन अगर की मेंशन की हुई है तो मैं इसको 83 पढ़ूंगी, 8.3 नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि ऐसा हो सकता है कि हमारे पास हम लोगों ने वी हैव टू मेक स्टेम एंड लीफ, हमने खुद बनाना होता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो है वो स्टेम एंड लीफ जो है वो मिला था, हमने उसको रीड करना हो सकता है। सो दिस कुड बी द फर्स्ट केस। एंड सेकंड केस क्या होता है कि वी हैव टू रीड, हमें रीडिंग करनी होती है द प्रोवाइडेड स्टेम एंड लीफ। सो जब हमें स्टेम एंड लीफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यू हैव टू रीड दैट स्टेम एंड लीफ प्लॉट, उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो जब तक की आपको नहीं गिवन होगी ना, आप वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। सो बोथ साइड, दोनों तरह से हमें सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर यही मैं आपको स्टेम एंड लीफ प्लॉट दे देती हूँ और मैं आपसे कहती हूँ कि ये बताइए कि मैक्सिमम रिपीटिशन में कौन सी ऑब्जर्वेशन है यहाँ पर, which value is repeating the most, कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है? 6 रिपीट हो रही है। 3 मैम अब 4 रिपीटिशन में नहीं। अब आप मुझे यहाँ से, अब आप की को अंडरस्टैंड करें कि आपने ऑब्जर्वेशन को पढ़ना किस तरह से है। तो फिर मुझे देखकर बताइए कि ये जो 3 मैक्सिमम रिपीटिशन में है, आप एक्चुअली ये ऑब्जर्वेशन क्या है? 3 तो नहीं लिखा होगा ना डेटा में, ये खाली 3 तो नहीं लिखा होगा मैम। 63 3 दफा होगा। 63 लिखा हुआ है एग्जैक्टली।
So from the given stem and leaf plot you have to extract the information, और वो तब तक नहीं हम कर सकते जब तक हमें की नहीं मेंशन होगी। अगर क्वेश्चन वाज लाइक ए मॉड बताएं जो कि मैक्सिमम रिपीटेड वैल्यू होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम रिपीटिशन किस ऑब्जर्वेशन की है। अगर आप सिर्फ 3 बता देंगे ना तो दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि 3 तो सिर्फ लीफ था, उसकी स्टेम को साथ मिलाकर हमें पढ़ना होगा। सो दैट पैटर्न कैन टीच यू कि आपने इसको 63 बोलना है, सिर्फ 3 नहीं बोलना। यू गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। यस मैम। रिपीट करें। सो अब आपको जो है ना वो पैटर्न की अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप मुझे थोड़ा सा गेस करके बताइए कि इफ दिस इज द डेटा इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट, आपको कहा जाए कि इसका स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाइए। जी मैम प्लीज जो है शिफान को ऐड कर दें, वो ऐड नहीं है मीटिंग में। रोल नंबर बताइए। 0050 मैम, शायद वो लॉबी में है, आप चेक कर लेंगे। 0050। शाफान तो आई गेस थे। शाफान आप हैं क्लास में? मैम ज्वाइन नहीं हो रहा उसका। जी मैम मैं भी आया हूँ। मैम मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं लॉबी में था, मैंने आपको मैसेज भी किया तो आपने सीन नहीं किया। ओहो, मैं खास से मैं जब स्लाइड्स गो थ्रू कर रही होती हूँ तो मुझे नहीं आइडिया नहीं हो सका, सॉरी। मैम वो शायद रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, वो हम ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक आप अप्रूवल ना दें। मैंने ऐसी रिस्ट्रिक्शन कोई ऑन नहीं की हुई है। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम इट्स हैपनिंग। लेट मी गो थ्रू कि ये टीम्स में कोई चेंज आया सॉफ्टवेयर में मैम या 2 मीटिंग्स सेटिंग। क्रिएट हुई हुई, एक मीटिंग विद रिस्ट्रिक्शन है और एक विदाउट है। ओके, विदाउट जब मैंने शो नहीं हो रही इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा। विदाउट वाली पे एक कॉल चल रही है। अच्छा ओके, लेट मी सॉर्ट आउट इसको। अभी मैं इसको मैं नहीं कर रही एंड क्योंकि हमारी ये क्लास जो है वो डिस्टर्ब होगी, तो मैं इसको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। सो ये मुझे क्वेश्चन मैं आपको दिखा रही थी। इस क्वेश्चन को देखकर बताइए फ्रॉम द वेरी लेफ्ट साइड, ये आपका जो है ना प्लेस वैल्यू 3 है यहाँ पर थ्रू आउट द डेटा, हंड्रेड्स में है ये इंफॉर्मेशन। सो फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट पिक करते हैं एज अ स्टेम, तो विल इट बी फाइन? नो मैम। नो मैम। सो आप कितने डिजिट्स आप पिक करें? 2 मैम 2 डिजिट्स हमें पिक करने चाहिए। सो वी विल टेक 17, यानी 17 को मैं स्टेम लूंगी, देन 16 को हम लेंगे, 14 को लेंगे, 15 को लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि मैंने अपना स्टेम एंड लीफ प्लॉट स्टार्ट करना है ना, तो हमें स्टार्ट मिनिमम ऑब्जर्वेशन से करना चाहिए। तो एट अ ग्लैंस थोड़ा सा आप आइडिया ले लें कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 13 है, 14 है, तो 12 में हमें नहीं कुछ भी नजर आ रहा। So you can start your stem and leaf plot from the number 12, 13. 13 Exactly. हम 13 से यहाँ पर स्टार्ट मैम कर सकते हैं। हम 15 से स्टार्ट करें। 15 से स्टार्ट करें हम, उसकी क्या रीजन होगी? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैम। Construct a stem and leaf diagram using 2 rows for each stem so that for example उन्होंने बताया हुआ है कि with the stem of 15 the first leaf may have digits 0 to 4 and the second leaf may have digit 5 to 9। उसने आपको 2 टाइम्स के लिए कहा हुआ है कि आप अगर लेट्स से ये लिखते हैं ना 13, तो 13 को 2 टाइम्स लिख लें आप। 13 के हाफ लीव्स यहाँ पर मेंशन करते हैं और हाफ लीव्स यहाँ पर मेंशन करते हैं। वो सिर्फ उसने आपको ये बात समझाई दी है। दैट वाज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, बट यू कैन डू इट विदाउट इवन डूइंग दिस। इसके बगैर आप सिर्फ 13 एक ही गो में सबके सब स्टेम्स इकट्ठे भी लिख सकते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं और कोई कंपल्शन भी नहीं है, अनटिल एंड अनलेस यू आर स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू डू दैट। अगर कहा जाए स्ट्रिक्टली तो आप करें, अदरवाइज इट्स टोटली अप टू यू कि आप एक ही स्टेम लेकर उसको चला सकते हैं। सो 13, 14, 15 एंड 16 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर आप जब मेंशन करेंगे 13, 17 के साथ 4 है, 16 के साथ 0 है, लेकिन अल्टीमेटली व्हेन दिस स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज डन, तो इसके साथ आपने की मेंशन जरूर करनी है, क्योंकि
हम आगे जाके इसको पढ़ेंगे भी, जब फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाएंगे ना हम, तो व्हेन एवर द डेटा इज मेंशन्ड इन दिस फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट है या प्लॉट फॉर्मेट है, तो एक्चुअल डेटा फिर फिनिश हो जाता है, वो फिर नहीं रहता हमारे पास। तो जब एक्चुअल डेटा आपके सामने नहीं मौजूद है तो आपको ऑब्जर्वेशंस को रीड आउट करना आना चाहिए। सो वी विल मेंशन हियर लाइक 13, और ये वाला जो पार्ट होता है ना स्ट्रेट लाइन, दैट शोज के लेफ्ट साइड वाला पार्ट स्टेम है और राइट साइड वाला जो होगा वो लीव पार्ट होगा। सो यहाँ पर अगर मैं 1 मेंशन कर देती हूँ तो रीड इट एज 131, ठीक है। सो ये की मेंशन करना इसलिए जरूरी है। ये क्वेश्चन था। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, इसमें जरा देखकर बताइए कि आप क्या पार्ट जो है वो लेफ्ट साइड से स्टेम को एज अ स्टेम लेंगे और कौन सा पार्ट आप एज अ लीव लेंगे? 299 स्टेम होगा। पहले मैम हम, मेरा ख्याल है 3 डिजिट्स जो हैं वो हम एज अ स्टेम लेंगे और बाकी वाले लीव लेंगे। ठीक हो गया। अगर मैं लेफ्ट साइड वाले अगर मैं 3 डिजिट्स को स्टेम सिलेक्ट करती हूँ तो इजंट इट लाइक कि सिर्फ एक ही स्टेम हो जाएगी पूरी डेटा में? फर्स्ट 4 लेंगे। यस मैम। ये ना मैम, वेरी पर गुड। मैम पॉइंट तो भी तो आ रहा है। हम के साथ ले पॉइंट, लो। एग्जैक्टली हम जो पॉइंट होता है ना उसको स्टेम एंड लीफ प्लॉट में लिखते नहीं है, लेकिन जब हम की मेंशन करते हैं ना तो फिर वहां पर हम पॉइंट को शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये इरेज करती हूँ यहाँ से, और हम यहाँ पर अगर स्टेम्स बनाते हैं, सो आई विल टेक द स्टेम एज, यहाँ पर मैं लूंगी 299 अगर मैं सिर्फ ले लेती हूँ। सो मेरे पास सब लीव्स 299 के साथ ही कनेक्टेड आ जाएंगे। सो आई विल डिसाइड कि मैं 299 के साथ जो फोर्थ पार्ट ऑफ द नंबर है ना उसको भी ऐड कर लेती हूँ। सो अगर ये फोर्थ पार्ट भी हम ऐड कर लें तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर जहाँ से मेरा ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट स्टार्ट हो जाए? 299 के बाद 6 है यहाँ पर, और लेट अस चेक कि 6 के अलावा 5 भी है क्या? 5 नहीं है, 9 भी है। लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर 6 लिख दूंगी क्योंकि मैंने डिसाइड किया कि पहले जो 4 नंबर्स है ना उनको हम स्टेम ले लें, क्योंकि अगर हम पहले 3 डिजिट्स को स्टेम ले लेते हैं ना तो वो इसी स्टेम के साथ सारे लीव्स आ जाएंगे। तो मुझे एटलीस्ट 4-5 स्टेम्स तो रखने चाहिए अपने पास, ठीक है। दिस इज द रूल दैट स्टेम्स शुड बी एटलीस्ट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 or 4 depending on the total number of observations. So मैं एक ही स्टेम को लेकर नहीं चल सकती हूँ। 2996, then 2997, then 299, 9 299 भी है। वेरी गुड। यस, और 300 भी है, 1000 300, और ये फोर्थ वन 0 भी आ जाएगा। अब आप इसके लीव्स अगर देखना चाहें, अब आप देखें मैंने कहीं पर भी पॉइंट को मेंशन ही नहीं किया, सो जस्ट इग्नोर द डेसिमल पॉइंट इनिशियली। अब यहाँ पर अगर आप 2996, सबसे पहला मेरे पास 2998 के साथ है एंड 4 इज हियर, 4, देन इट्स 2999 एंड 6 इज हियर, 6 देन इट्स 2998, 7 7 इज हियर। एंड 3 के साथ 0, वेरी गुड। 29993, 3 is here, 2996, 29965, ठीक हो गया। तो इस तरह आप कंप्लीट करते जाएंगे। देन 8 की बारी आई है तो 8 इज हियर। अल्टीमेटली आप जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आपने की बताइए इसकी हम किस तरह से लिखें, क्या मेंशन करें यहाँ? मैम फिर इसी तरह 2996 एंड 5। वेरी नाइस। ये पहला वाला पार्ट तो होगा ही स्टेम, सो दिस इज स्टेम हियर, एंड इफ 5 इज रिटन हियर, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे एज पर द डेटा इंफॉर्मेशन? मैम जैसे उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है फिर वैसे 299.84 पॉइंट 65 299.65
एक्सीलेंट। हम ये कोट करके बताएंगे कि इफ द डेटा, इफ द स्टेम एंड लीफ प्लॉट इज रिटन हियर, तो इस फॉर्मेट को आपने 299.65 रीड करना है। ओके मैम। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि इनिशियली आपने पॉइंट को बिल्कुल इग्नोर कर देना है जैसे कि वो है ही नहीं है। इसको सिर्फ यू नीड टू मेंशन अलोंग द की के अलावा हम इसको और कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी मेंशन नहीं करेंगे। ठीक हो गया? मैम अगर उन्होंने हमें की नहीं दी हुई तो जो उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है हमने उसके मुताबिक करना है, और अगर उन्होंने की दी या क्वेश्चन नहीं दिया तो फिर उससे रिलेटेड करेंगे। जैसे ये पॉइंट यहाँ पे हमें पता है क्वेश्चन में पॉइंट था तो इसलिए हमने वैसा लिखा है। एग्जैक्टली अगर तो ये स्टेम एंड लीफ प्लॉट आप खुद बना रहे हैं ना तो फिर जी तो जी आप की मेंशन कर देंगे। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेम एंड लीफ प्लॉट दे दिया था उन्होंने और पूछा कि मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन बताएं या मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन बता दें कौन सी है, तो देन आप इस की को चेक करेंगे पहले और फिर ऑब्जर्वेशन को रीड करके बता देंगे। फॉर एग्जांपल ये अगर स्टेम एंड लीफ प्लॉट था, मैं आपसे कहूँ कि मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पर? मिनिमम 2996 और 5 299.65 is the minimum observation for this provided information. यस This मैम। is the minimum. So ये अगर तो ये provided data इस फॉर्मेट में नहीं हमें पता होता ना तो फिर मुझे ये की मेंशन करना बहुत ज़रूरी था। उसके बगैर आप लोग मुझे ये मिनिमम ऑब्जर्वेशन नहीं बता सकेंगे, वो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट रह जाएगा फिर। ठीक है मैम ऑब्जर्वेशन मींस मिनिमम वैल्यू। मिनिमम ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि डेटा में मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट। वो जस्ट 1 होगी ना मैम कि मोर देन 1 हो सकती है? वो तो डिपेंड करता है ना। अब आप ये देखें, ये जो डेटा में लिखा हुआ, जितने लिखे हुए नंबर्स हैं, इन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? ये जो डेटा आपको ये वाला प्रोवाइड किया हुआ है, इसमें अगर आप सबसे छोटा नंबर में आपसे कहूँ कि बताइए कौन सा है, तो वो आपको यहाँ से पढ़ना बहुत आसान होगा कि स्टेम एंड लीफ प्लॉट जब हम बना चुके होते हैं ना तो एक तरह से हमारी वैल्यूज अरेंज भी हो चुकी होती हैं। ठीक है, ओके मैम। एक और मैं आपको इंफॉर्मेशन दिखाती हूँ, ये वाली है लास्ट वन, द थर्ड टास्क। इसमें आप देखकर बताइए कि व्हाट शुड बी द स्टेम एंड व्हाट शुड बी द लीफ पार्ट। मैम 1 3 से स्टार्ट होगा फिर 4 5 साथ में मींस के 2 नंबर से, क्योंकि 1 3 3 आएंगे सब में स्टेम। कॉमन 3 आएंगे। ठीक है ये लेफ्ट साइड से 3 डिजिट्स पिक कर लें हम, क्योंकि मैं यस अलोन 1 नहीं ले सकती, फिर यस मैम। अलोन 13 भी नहीं ले सकते हम, तो फिर हम थर्ड डिजिट को इंक्लूड कर लेते हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट यस मैम। एक्सीलेंट। सो मैं थर्ड डिजिट को इन्वॉल्व करूंगी और फिर यहाँ से मैं देखूंगी कि मेरा स्टेम स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए। 132 मुझे नजर आ रहा है। इज देयर एनी नंबर लेस देन 132? नो मैम 132 ही है। ठीक हो गया, हम 132 लिखेंगे, देन हम 133 लिखेंगे, 134, 135 तक आएंगे, 36 पे भी और 37 पे भी जाएंगे हम। यस मैम। ठीक है, ये मैं फाइल यहाँ पर अपलोड कर देती हूँ। इसी के लास्ट में ये उन्होंने उसी तरह 2 स्टेप्स में किया हुआ है, आपने सिंगल स्टेप में ही रहना है। यानी 132 को 2 जगह लिखा हुआ है, आप सिर्फ एक ही जगह लिखें इसको। 2 और 9 आपको मिल जाएंगे इसके। तो इसको हम यूं लिखेंगे 132 एंड 2 एंड 9। सो ये आपके स्टेम्स भी अरेंज्ड फॉर्मेट में आ जाते हैं और आपके लीव्स भी आपने अगर फर्स्ट स्टेप में अरेंज नहीं किए थे तो सेकंड स्टेप में आप उनको अरेंज करके भी मेंशन कर दें। सो आपका पूरा का पूरा डेटा अरेंज भी हो जाता है। ये हमारे पास ये जो एडवांस लेवल मैथमेटिक्स जी जी मैम नंबर ऑफ लीव्स का ऑब्जर्वेशन के साथ कोई रिलेशन है? नहीं, रिलेशन अगर आप एम्पिरिकल रिलेशन कोई फॉर्मूला टाइप ढूंढना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कुछ भी। वो सिर्फ आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली आपके स्टेम्स के लीव्स खुद ब खुद बन जाते हैं।
सो आप अगर चाहें, बल्कि ये कॉम्प्रिहेंसिव वे यही होता है, एक तो की भी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। खैर की के बगैर तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द ऑप्शनल वे कि आप यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को पैरेंथेसिस में मेंशन कर दें। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेम वाज 15, तो उसके 2 लीव्स हैं, तो यहाँ पर आप 2 लिखते हैं। फिर दिस इज द 16 और इसके ये 14 लीव्स इसके साथ अटैच हुए हैं, तो यहाँ 14 भी लिखते हैं। सो आपको एंड पर जो है ना वो काउंट करना आसान रह जाता है कि आप देख लें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। क्लियर हो गया ये? मैम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कैसे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पूछिए, आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो गई है। अच्छा, एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि ये जो हमारे पास स्टेम एंड लीफ प्लॉट, मैं रिपीट भी कर देती हूँ, आई ऑलरेडी हैव टोल्ड कि इसको हम स्टेम एंड लीफ टेबल नहीं कहते हैं, इसको हम प्लॉट कहते हैं। और वो प्लॉट हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो आपका ये टेबल बना हुआ है ना, ये वाला, इसको अगर आप नोटिस करें तो विजुअली ये आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। यानी अगर मैं इस टेबल को वंस एंटी क्लॉक रोटेट कर दूं, अगर एंटी क्लॉक का मतलब है इस तरह रोटेट कर दूं इसको, तो मेरे पास ये जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, ये ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन होती है, वो हम अभी पढ़ेंगे, उसको हिस्टोग्राम कहते हैं। सो इफ 15 इज हियर, 16 इज हियर, 17, ये मैंने इसको वंस एंटी क्लॉक पे रोटेट कर दिया। 19 is here, so I can very well जो है ना विजुअली उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये 16 और 17 में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक ही हाइट पर हैं। 16 एंड 17 इस तरह से और बाकी 18 पर इस तरह से है और 19 पर फिर इस तरह से है और ये 15 पर जो है वो सबसे कम इस तरह से है। तो इस तरह का पैटर्न आप विजुअली भी इस स्टेम एंड लीफ प्लॉट से देख सकते हैं। सही हो गया? ओके मैम। और अननोटिस्ड आप देखें कि इसी एक्सरसाइज का ये जो 4th, 5th, 6th क्वेश्चन है ना, ये मैंने आपको करवा भी दिया है। सो एक्सरसाइज इज ऑलरेडी डन। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाए थे ना, ये जो दिखाए हैं, ये इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ये वाला 6th भी हमने कर लिया है, 5th भी कर लिया है हमने, 4th भी हमने कर लिया है, और देन 3rd अब आपके लिए कोई प्रॉब्लमिस्टिक नहीं रहेगा। यू कैन हैंडल द क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 एज वेल। अगर आपसे वो ये कह रही है, उसने स्टेम एंड लीफ प्लॉट आपको प्रोवाइड किया है खुद से, और वो आपसे कहते हैं कि राइट द डेटा इन फुल, कि जिस तरह आपको डेटा ऑब्जर्वेशंस ये दिखाएंगे है ना, ये वाला फॉर्मेट आप खुद क्रिएट करें, हम तो आप कर सकते हैं। यस मैम। कीपिंग इन माइंड दिस की कि ये जो 7 स्टेम है और 6 उसका लीव है, इसको 7.6 आपने पढ़ना है। So the minimum observation is 4.3 and the maximum observation is 9.3 and all in between. So 8 के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपने इसको 8.0 नहीं कहना, बल्कि 8 में कुछ लिखना ही नहीं है। 8 को आपने ब्लैंक कर देना, उसमें नहीं शो करना। मैं अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। मैम अटेंडेंस जी मैं कर देती हूँ। मैं यहाँ से डाउनलोड करके मैं 2-3 टाइम्स इसको डाउनलोड करूंगी और देन आई विल मार्क अटेंडेंस फ्रॉम हियर। मैम लाइट चली जाएगी 6 बजे। कोई बात नहीं है, मेरे पास, मैंने इसीलिए इसको डाउनलोड हर मैं 15 मिनट्स के बाद डाउनलोड करती हूँ, क्योंकि ये ना सिर्फ अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं, ज्वाइनिंग, लिविंग, ज्वाइनिंग टाइम के साथ सब कुछ बता रहा होता है, तो वहां से मैं पिक कर लेती हूँ कि यू हैव जॉइन्ड द क्लास। So that was all about your exercise 1A. And now moving towards the exercise 1B, और उसके जो contents हैं वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने ये वाला टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्लॉट, इस तरह से तो बनाया होगा, बनाया हुआ है कभी? यस मैम, बनाया हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक चीज आपने याद रखनी है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो क्लासेस होती हैं, ये कभी भी 5 से लेस नहीं होनी चाहिए।
So just imagine about the number of groups more than 5. आप 6 कर लें, आप 7 कर लें, आप 8 9 कर लें, तो फिर आपने 25 से ज़्यादा भी नहीं करने हैं। 25 भी बहुत ही मैंने आपको मैक्सिमम बताया है। लिटरेचर, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर टेल्स अस कि आप इसको 16 से ज़्यादा ना बनाएं। सो ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स है ना, ये मोस्टली जो आप हैंडल करते हैं वो 8 9 और 10 बस इतने होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। टेले इज इन बिटवीन कि 0 to 49 के इन बिटवीन ये पहला स्टेप होता है। अगर आप यूज टू नहीं है ये टेले बनाने का तो कोई बात नहीं है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप डायरेक्टली न्यूमेरिकल फॉर्मेट में बता दें कि इस ग्रुप में इतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये तो सबको पता है कि फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं हम। यस मैम। सो फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब आप अगर इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देखें तो मैं आपसे अगर पूछूं कि 0 और 49 के बिटवीन कितनी इंफॉर्मेशन है, कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो आप मुझे कहेंगे कि 12 ऑब्जर्वेशंस हैं। लेकिन क्या एक्चुअली अब वो 12 ऑब्जर्वेशंस आपको नजर आ रही हैं? फिलहाल तो मैम क्वेश्चन में कुछ नजर नहीं आ रहा। 12 ऑब्जर्वेशंस आपको नहीं मिलती हैं जो 5 के दो एक्चुअली। पैक्स हैं मैम थोड़ा जूम उसमें कर टैली बताएंगे। में है। 5 के दो पैक्स हैं और दूसरा यानी कि 2 हैं वो अलग हैं, तो 5 का एक पैक होता है और 5 5 10 और 2 12। वो हाँ एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं कि ये 10 हो गए और ये 12 हो गए। वेरी गुड। तो लेकिन वो ऑब्जर्वेशंस 12 जो है वो हैं कौन कौन सी? मे बी 35 है, मे बी 25 है। आप एक मर्तबा जब Yes, हम ma'am. टेबल बना, वो नहीं होती हैं। So whenever the actually frequency distribution is constructed, तो वो जो values होती है ना, वो हम नहीं उनको trace कर सकते अगर तो वो data obsolete हो चुका हुआ है, पुराना है। तो frequency distribution is all that we are having in hand. इस frequency distribution में ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इनको हम classes भी कहते हैं और इनको हम groups भी कहते हैं। So how many groups are there? 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप्स। सो आपको ये 7 क्लासेस भी लिखी हुई मिलेंगी, इसको क्लासेस भी बोलते हैं और इनको हम ग्रुप्स भी कह देते हैं। यहाँ पर समझने की बात ये है कि अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में मौजूद होती है ना, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सोडियम कंटेंट है जो कि मिलीग्राम में है, तो आप मुझे बताइए कि ये सोडियम कंटेंट जो होता है ये डिस्क्रीट वेरिएबल है या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है? डिस्क्रीट। मैम आई थिंक डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट जो mg मिलीग्राम्स होते हैं, मुझे तो फील होता है कि 49.5 मिलीग्राम्स हो सकते हैं। मैम और 2 मिली 49.5 मिलीग्राम तो मैम अच्छा। और ये बताइए कि 2 मिलीग्राम से जब मैं 3 मिलीग्राम पर जाती हूँ तो क्या मैं डायरेक्टली पहुंच जाती हूँ या इन बिटवीन सम इंफॉर्मेशन इज देयर? मैम सम इंफॉर्मेशन इज देयर। हर वैल्यू एज्यूम करता हुआ वो हर वैल्यू एज्यूम करता हुआ नेक्स्ट स्टेप पर जाएगा। वो 3 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम पर डायरेक्टली नहीं जा सकता। सो अब टेबल उन्होंने लेकिन इस तरह से वो बना चुके थे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मेरे पास 49.4 mgs को मैंने किसी एक ग्रुप में रखना है, तो बताइए किस ग्रुप में रखें हम इसे? पहला ग्रुप तो 49 पर एंड हो जाता है और दूसरा ग्रुप 50 से स्टार्ट हो जाता है, तो ये 49.4 कहाँ जाएगा? कहीं भी नहीं, इधर तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली यहाँ नहीं आएगा। सो इसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। हम अपने टूल्स यूज करके अपनी इस इंफॉर्मेशन को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर समझ लीजिएगा। ये वाला पार्ट होता है ना, इसको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास कहते हैं और इसको एंडिंग ऑफ द क्लास कहते हैं। और ये जो 2 पॉइंट्स है ना, ये वाले, यानी पहली क्लास का एंडिंग और नेक्स्ट क्लास का स्टार्टिंग, इसमें गैप होता है। इस गैप की वजह से हमें नहीं समझ आ रही कि हम ये 49.4 को कहाँ रखें, इस गैप की वजह से। तो वी हैव टू फिल दिस गैप। इस गैप को फिल करने का प्रोसीजर समझ लीजिएगा, जो कि थ्रू आउट हमेशा यही यूज होगा। उसमें आपने क्या करना है कि सेकेंड क्लास का स्टार्टिंग और फर्स्ट क्लास का एंडिंग, ये जो गैप है, इस गैप को कैलकुलेट करना है आपने। ठीक है, ये जो गैप शो हो रहा है ना, हमें इसको कैलकुलेट करना है आपने।
इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करें 50 माइनस 49 तो आंसर 1 आएगा। अब आपका ये जो आंसर आ चुका हुआ है ना, इसको आपने 2 पर डिवाइड कर देना है। सो जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.5। यहाँ तक सही है? क्लियर? यस मैम। अब आपका ये जो भी आंसर होता है ना, आपने इसको जो अपर लिमिट्स है ना, क्लासेस जहाँ पर एंड हो रही है वहां पर आपने ऐड कर देना है, और क्लासेस जहाँ से शुरू हो रही होती हैं वहां से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो व्हाट आई विल गेट हियर 0.49 माइनस में, और ये 49.5 है। गुड। यहाँ पर नेक्स्ट बताइए। 49.5 एंड 99.5। अब आप देखें कि मेरी जो गैप आ रहा था ना, वो गैप फिल हो गया है, अब कोई गैप नहीं है। सो यहाँ पर अगेन 99.5 से स्टार्ट होगा, क्योंकि जब मैं 100 से माइनस करूंगी। यस वेरी गुड। एंड 149.5 पर आ जाएंगे। सो हमने वो गैप्स जो है ना वो क्लोज कर दिए हैं। लेकिन अब अगेन अगर मेरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली 49.5 पर होगी तो मैं उसको इस ग्रुप में रखूं या इस ग्रुप में रखूं? मैम ऊपर इसका स्टार्टिंग पे रखना है आपने, ये याद रखना है। एक्सीलेंट। जहां से स्टार्ट हो रहा है ना वहां पर आपने उसको काउंट कर देना है। यानी मैं 49.5 को इस ग्रुप में नहीं रखूंगी, इस ग्रुप में रखूंगी। ठीक हो गया? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दिखा रही हूँ। इट्स लाइक 4.4, then 9.4, then 14.4, then 19.4, और ये ग्रुप मेरा एंड होता है 9.3 पे, ये 14.3 पे, और ये 19.3 पर, ये 24.3 पर। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कॉन्टिन्यूटी में है इंफॉर्मेशन या इसमें गैप है इंफॉर्मेशन में? मैम गैप है इसमें अभी भी। एग्जैक्टली। सो इस गैप को मैं कैसे फिल करूं? इसको हम कहते हैं क्लास लिमिट्स। यस। और इसको जो हम गैप को फिल करते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्रीज। सो अब बताइए, मैंने आपको क्या प्रोसीजर बताया था कि आपने स्टार्टिंग में से एंडिंग को माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय 2। सो आंसर इज 0.1, और अब ये 0.1 जो आंसर आया इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 2 से, तो आई विल गेट 0.05। ठीक है। अब ये जो 0.05 है ना, इसको स्टार्टिंग पॉइंट्स में से माइनस करते जाएं और उस क्लास का जो एंडिंग पॉइंट है वहां पर ऐड करते जाएं। सो आई विल गेट 9.35 हियर, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 4.35। ठीक है। अब 9.4 में से जब मैं माइनस करूंगी तो आई विल गेट 9.35, और 14.3 में जब मैं ऐड कर दूंगी तो आई विल गेट 14.35। ठीक है। फिर ये 14.35 एंड सो ऑन। तो अब आप देखें कि वो गैप खत्म हो गया है। वो जो एक गैप था वो हमने कॉन्टिन्यूटी दे दी है। अगर तो हम खुद टेबल बना रहे होते हैं ना तो हम ये गैप रखेंगे ही नहीं, और अगर बना बनाया टेबल हमारे पास कहीं से आ गया तो हमारे पास टूल्स हैं कि हम उसको कॉन्टिन्यूटी दे दें। सो दिस इज मेंशन्ड इन द बुक इन ऑन पेज नंबर 9। ये हिस्टोग्राम वाला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हिस्टोग्राम क्योंकि हम बनाते वक्त हमेशा से एक्स एक्सिस पे क्लास बाउंड्रीज रखते हैं। ये ग्राफ है एक। सो एक्स एक्सिस पर हमने क्लास बाउंड्रीज रखनी होती हैं, इसलिए हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी भी आनी चाहिए, और वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसीज रखनी होती हैं। दिस इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। सो ये बुक पे पेज नंबर 9 से ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 99 एंड सो ऑन। यहीं पर ही इन्होंने इसको फिल इन करते हुए देखें 99.5 एंड 49.5 ये क्लास बाउंड्रीज कह दिया इन्होंने।
थोड़ा ये पैराग्राफ में लिटरेचर फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो मैंने आपको उसको एलैबोरेट कर दिया। अब आप इसको याद रखिएगा। सो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दिखाई जाए कि 160 से लेकर 164 तक फर्स्ट ग्रुप है और 165 से 169 पे सेकंड ग्रुप है, सो ये क्लास लिमिट्स हैं या बाउंड्रीज हैं? क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट। सो ये कॉन्टिन्यूटी में नहीं है, तो हम इसको कॉन्टिन्यूटी खुद जो है वो दे सकते हैं और हमें देनी भी चाहिए। तो हम इसको कॉन्टिन्यूटी, अब तो नहीं प्रॉब्लम होगी ना इसको कॉन्टिन्यूटी देने में आपको। ये एग्जाम्पल है तो इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व भी किया हुआ है। सो दे आर टेलिंग यू कि 54.5 एंड 59.5 पे हम इसको इस तरह से कॉन्टिन्यूटी दे सकते हैं। ठीक है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफ और ये बार्स होती हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होती है और इस ग्राफ को हम हिस्टोग्राम कह रहे होते हैं। एक वैसे ही मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ, जो बार्स ये रेक्टेंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये रेक्टेंगल यहाँ बना रही हूँ, इस रेक्टेंगल की ये वाला पोर्शन जो है ये इसकी हाइट है और ये वाला जो पार्ट है ये इसकी विड्थ है। तो बताइए इसका एरिया आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कोई कुछ पूछ रहा था? हाइट को हम विड्थ के साथ मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो मेरे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल मुझे मिल जाएगा। सो इसी लॉजिक के ऊपर हमारा बेस कर रहा होता है हिस्टोग्राम। ये आपने याद रखना है, क्योंकि हिस्टोग्राम्स होते हैं ना, ये बार्स बने हुए होते हैं और वर्टिकल बार्स होते हैं। यहाँ पर अलोंग द एक्स एक्सिस यू हैव टू टेक क्लास बाउंड्रीज एंड अलोंग द वाई एक्सिस यू हैव टू टेक फ्रीक्वेंसीज। सो इस तरह से हमारा ये ग्राफ जो है ये कंप्लीट होता है। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि जो ज्वाइन नहीं कर पा रहा क्लास को? मैसेजेस में तो कुछ नहीं ऐसी बात है। तो एनीवेज ये हमारा हिस्टोग्राम, इसको हम बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। और एरिया ऑफ ईच बार, जो इस बार का एरिया है ना, एक्चुअली ये चीज फ्रीक्वेंसी को शो करता है। बार की हाइट फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कर रही होती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपसे एक और यहाँ पर एक जनरल क्वेश्चन पूछती हूँ। एक कंटेनर जो है ना वो इस शेप में है और एक कंटेनर जो है वो इस शेप में है। इन दोनों कंटेनर में आई हैव टू पोर इन ½ लीटर ऑफ वाटर। आप मुझे बताएं यहाँ पर कंटेनर का लेवल कहाँ पर होगा? यहाँ होगा, यहाँ होगा, या यहाँ? कहाँ होना चाहिए एग्जैक्टली? कंटेनर का लेवल अगर मैं ½ लीटर वाटर इसमें पोर इन करूं तो कहाँ पर होगा? मैम ये तो तब पता चलेगा ना कि इस कंटेनर है कितने कंटेनर लीटर का? है कितने लीटर का। मैम ये तो स्केल पे डिपेंड डिपेंड करता है करता कितने है लीटर का ना। है। चलें अब आप इसके साथ कंपैरिजन करके बताएं कि किस कंटेनर में पानी का लेवल ऊंचा होगा। ऑब्वियसली मैम फर्स्ट वन में। ये कंटेनर नंबर 1 है और ये कंटेनर नंबर 2 है। सो आई गेस ½ लीटर वाटर अगर मैं यहाँ पोर इन करूँ तो अगर यहाँ तक उसका लेवल पहुँचता है ना, तो ये देखिए मैंने सेम ग्राउंड पे रखे हुए दोनों कंटेनर। सो मे बी ½ लीटर यहाँ पर अपना लेवल शो करेगा इस इतने विड्थ वाले कंटेनर में। समझ नहीं आई है एक्चुअली। क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि ½ लीटर जो है ना वो वाटर है। मैंने ये 2 कंटेनर्स अपने टेबल पे रखे हुए हैं। इन दोनों कंटेनर्स में आई हैव टू पोर इन, मैंने ½ लीटर पानी डालना है। एरिया का और हाइट ऑफ जो बता रही थी ना, वहां से कह रही हूँ, वो समझ नहीं आई एक्चुअली। मेरी ना वाईफाई का मसला बन गया था, इस वजह से वो कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये कंटेनर जो है ना ये थोड़ा नैरो है,
ये बहुत वाइड नहीं है। सो हाफ लीटर पानी अगर मैं इसमें डालूंगी ना तो उसका लेवल यहाँ तक चढ़ आएगा, लेकिन अगर वही हाफ लीटर पानी मैं इस विड्थ वाले कंटेनर में डालूंगी तो वो लेवल सिर्फ इतना ही रहेगा। तो क्या लेवल कम या ज्यादा होने से मैं ये अंदाजा लगाऊं कि इसमें पानी ज्यादा है और इसमें पानी कम है? ऐसा तो नहीं है ना? नहीं मैम। नो मैम। यहाँ पर आपने इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि अगर मैं आपको जो है ना एक टेबल प्रोवाइड करती हूँ, 25 टेबल चेंज करती, ये वाला टेबल देखें आप। इस टेबल में मेरे पास जो है ना वो 0 to 5 है, यानी 0, 5, 10, 15 और 20 है, और ये 20 से स्टार्ट होकर 30 पे क्लास एंड हो रही है। ये 15 से 20 तक है। सो ये वाली क्लास ज्यादा बड़ी है ना, खुली है, इसकी विड्थ ज्यादा है इस क्लास की, ये कहना चाह रही हूँ मैं। ऐसा है? मैम इस फिर से बताना है जो बोला। ये देखिए, ये हमारे पास है टेबल। इस क्लास में क्या विड्थ है इस क्लास की? ये 0 से स्टार्ट हो रही है और 5 पे 0 एंड से हो रही 5 है, तो तक। इस क्लास की विड्थ 5 है। अब ये 5 से शुरू हो रही है और Yes, 10 ma'am. पे, इसकी विड्थ क्या हो गई? 5। ये 5. क्लास 10 से शुरू हो रही है और 15 पे खत्म हो रही है, इसकी भी विड्थ 5. 5 है। ये 15 से शुरू होके 20 पे, लेकिन ये लास्ट 5. वाली देखिए, ये 20 से शुरू होती है और 30 पे इसकी 33 विड्थ पे एकदम से 10 हो गई है। 10 तो हो गई। अगर मैं अब प्रॉब्लम ये होती है कि हिस्टोग्राम बनाते वक्त ना फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है और यहाँ पर हमारे पास क्लास बाउंड्रीज होती हैं। यहाँ पे मैंने 0, 10, 20 और 30 रख दिया। 0 to 5 ये 0 है और ये 5 है, तो ये मैंने पहली विड्थ का ये बना दिया बार। अब दूसरी जो है वो 5 से 10 तक है, तो ये मैंने दूसरी की विड्थ बना दी। फिर ये इस तरह से है। अब ये वाली जो है ना ये एकदम से ज्यादा वाइड हो जाती है, तो क्या मुझे इसकी हाइट उतनी ही रखनी चाहिए जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, जितनी बाकियों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हाइट चल रही थी, नो या मैम। मुझे इसकी हाइट कम कर देनी चाहिए, यहाँ कहीं लानी चाहिए? जी मैम इसकी हाइट कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। वेरी गुड, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रही थी जो मैंने आपको कंटेनर्स की एग्जांपल दी है। सो अगर आप नोटिस करें कि अगर 5 विड्थ पर मैं हाइट एग्जैक्टली 3, 5, 11 और 6 कर रही हूँ, तो ये वाली जो चीज है ये विड्थ एकदम ट्वाइस ज्यादा हो गई है। सो मुझे इसको ट्वाइस कम करना चाहिए, यानी मैं इसको 2 पर डिवाइड करके इसकी हाइट को सेट करूँ 2.5, तो फिर बात सही रहेगी, क्योंकि ये चीज एकदम डबल हो गई है, 5 2s are 10 हो गई है, तो मुझे फिर इसको 2 से डिवाइड करके इसकी हाइट को कम कर देना चाहिए। ये एडजस्टमेंट आपको खुद से करनी पड़ती है इफ द डेटा प्रोवाइडेड टू यू इज लाइक दिस। मैम अगर जी हम जी इसमें भी जहाँ जहाँ हमने हिस्टोग्राम में शो करना है, हम वहाँ पे भी मैम इंटरवल जो है हम वो 5 का ही कर लेते हैं। हाँ, ये आपकी बात बहुत ही ऑथेंटिक है। अगर तो मैं खुद बना रही हूँ ना टेबल, तो फिर तो मैं इंटरवल्स इक्वली रखूंगी, फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। फिर लेकिन तो अगर मैम मुझे हमें सारा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। करना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन बात ये होती है कि समटाइम्स टेबल को हमें इस तरह से डिस्टर्ब्ड वे में बनाना पड़ता है। आप मुझे बताइए कि आप लोगों के जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के सेक्शंस हैं वो सिर्फ एक सेक्शन तो नहीं है ना, बहुत सारे सेक्शंस हैं, ऐसे ही है ना? यस मैम। और हर सेक्शन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिफरेंट होते हैं। सो समटाइम ऐसा हो जाता है कि ग्रुप्स में जो ग्रुप्स की विड्थ होती है ना वो डिफरेंट हमें रखनी पड़ती है समटाइम्स, कोई भी एक्स वाई रीजन हो सकती है। तो मैं ये डाउनलोड करी थी, हमारे पास टूल्स बस होने चाहिए कि हम उनको किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो बस आप ये याद रखिएगा, अगर ऐसा हम लोग बनाते हैं ना हिस्टोग्राम इस तरह से, तो ये गलत बात होती है। इसी के नीचे इन्होंने इसकी करेक्शन भी बताई हुई है बुक पे, पेज नंबर 12 पर हम हैं। यहाँ पर इन्होंने इसकी हाइट कम करके आपको दिखाई है कि दिस इज द एग्जैक्ट वे। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए कि अगर, क्योंकि ये जो बार होती है ना इसका एरिया फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा होता है, एक्चुअली उसकी हाइट फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कर रही। यू गॉट दिस पॉइंट? यस मैम। सो ये आपने याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है। यहाँ पर अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो तो ये जो विड्थ होती है ना इसको हम h कहते हैं और फ्रीक्वेंसी का नाम हम f रखते हैं। तो यू नीड टू क्रिएट एन अदर कॉलम जिसपे आपने फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय h
ये कैलकुलेट करना होता है और इसको आपने यहाँ वाई एक्सिस पर रखना होता है। ये काम हो ओके करना है। यस सो ठीक है मैम, दोबारा बताएं मैम, ये बस क्या आज कहा के आपने इतना अभी? काफी है। in this way you can plot the histogram, otherwise अगर unequal width हो गई ना क्लास की तो फिर हम हिस्टोग्राम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जी मैम। हम अपना जो लेक्चर है उसके कंटेंट्स को, आज की क्लास में हमने यही कंटेंट्स करने थे। अब नाउ यू हैव टू स्टडी। ये देखें, इस कॉलम का नाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी रखा हुआ इन्होंने। जो ये वाला कॉलम मैंने आपको बताया ना, F डिवाइडेड बाय H, इसका नाम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता है कि आप फ्रीक्वेंसीज को क्लास विड्थ के साथ डिवाइड करते चले जाएं। 4 डिवाइडेड बाय 8.5, 7 डिवाइडेड बाय 8 ये आंसर है, 8 डिवाइडेड बाय विड्थ 2 आंसर आएगा, एंड सो ऑन। तो अब आपने वाई एक्सिस पर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को रखना है और एक्स एक्सिस पर क्लास बाउंड्रीज को ही रखना है। ठीक है, जी ठीक है मैम, अब लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस हो गई भी है। हाँ जी बिल्कुल, अटेंडेंस हो गई है, यू मे लीव द क्लास। ओके मैम, यार अल्लाह आप हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। मैम ये बुक अपलोड की हुई है आपने? हाँ जी, बुक मैं दोबारा रख देती हूँ, वैसे पोर्टल पे मैंने की हुई थी। और मैम इसके अलावा स्लाइड्स वगैरह भी अपलोड करते हैं आपके? नहीं। हाँ जी, मैं स्लाइड्स भी रख दूंगी, स्टेम और लीफ वाली जो हमने आज यूज की है वो तो मैं रख दूंगी बिल्कुल। ओके मैम। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। फैसल भाई क्या हाल चाल है आपका?